नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है और क्या इसके टेक्निक्स या मेथड्स बोल लो, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जैसे टेक्निक्स होती है ना, उसका एक ही पार्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल्स फोरकास्टिंग से। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी कंपनी में कोई भी सेल कर रही है ना जो कंपनी, वो नेक्स्ट आने वाली सेल्स को फोरकास्ट करेगी ताकि उसी हिसाब से अपने बजट्स वगैरह, अपनी सेल्स टीम या अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को वो तैयार कर सके। ठीक है, तो सेल्स फोरकास्टिंग यही होता है कि आने वाली या फ्यूचर सेल्स को प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं। अ सेल्स फोरकास्ट इज एन एस्टिमेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम दैट अ कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू अटेन विद इन द प्लान पीरियड। ठीक है, सेल्स फोरकास्ट एक एस्टिमेशन होता है कि हम सोच रहे हैं एक सेल्स वॉल्यूम दिमाग में कि इतनी सेल हमारी आ सकती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर। ठीक है, और क्या लिखा गया है, अ सेल्स फोरकास्ट इज नॉट जस्ट अ सेल्स प्रेडिक्शन, इट इज द एक्ट ऑफ मैचिंग अपॉर्चुनिटीज विद द मार्केटिंग एफर्ट्स। अब इसका मतलब क्या है कि सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर बस ये नहीं है कि भाई फ्यूचर की सेल्स प्रिडिक्ट कर लो या फोरकास्ट कर लो और बैठ जाओ बस कि हमारे पास एक नंबर आ गया, फ्यूचर में इतनी मिलेगी सेल। ऐसा नहीं होता है। सेल्स फोरकास्टिंग में हम फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट तो करते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसको हम मतलब ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज हैं, वो पता चल जाती हैं। ऑलराइट, तो उसके साथ क्या होगा, अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को हम ज़्यादा करेंगे ताकि उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब कर सकें। तो सेल्स फोरकास्टिंग बस एक नंबर डिसाइड करना नहीं होता है कि हमारी फ्यूचर में इतनी सेल आ जाएगी। उसके लिए काम करना, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें डिसाइड करना भी होता है। मेथड्स या टेक्निक्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, यहाँ पे दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं, क्वालिटेटिव टेक्निक्स या क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। दो तरीके से सेल्स फोरकास्टिंग की जा सकती है। इस पूरी वीडियो में हम बस क्वालिटेटिव देखने वाले हैं। अगर क्वांटिटेटिव बनाई तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब इतनी लंबी वीडियो भी देखने से बोर हो जाते हैं ना बच्चे, तो इस वजह से मैं इसमें क्वालिटेटिव मेथड्स ही डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट इसके जस्ट एक बाद वीडियो आएगी जिसके अंदर होंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा एक लिंक क्वांटिटेटिव मेथड्स का। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस समझो पहले तो। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, जो भी इसमें मेथड्स डिसाइड किए जाएंगे वो क्वालिटी से रिलेटेड होंगे, क्वांट से नहीं होंगे, क्वांटिटेटिव से नहीं होंगे। दैट मीन्स उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं होगी, आपकी स्टैट्स नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, बस क्वालिटी से रिलेटेड होंगे। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ 7 मेथड्स होते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग में। सेल्स फोरकास्टिंग को आप डिमांड फोरकास्टिंग भी कह सकते हो, क्योंकि इसके मेथड्स है ना कहीं सेम होते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी, अगर कोई कंपनी फ्यूचर की सेल्स फोरकास्ट कर रही है ना, तो दैट मीन्स उसकी डिमांड भी तो वही हुई ना। अगर उस प्रोडक्ट की सेल उतनी हो रही है तो डिमांड करेंगे तभी तो उतनी सेल आ रही है, तो डिमांड फोरकास्टिंग भी कह सकते हो आप सेल्स फोरकास्टिंग को। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड्स बताए गए हैं, 7 मेथड्स हैं क्वालिटेटिव के। क्या है, फर्स्ट है एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड, द डेल्फी मेथड, सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड, सर्वे ऑफ बायर्स एक्सपेक्टेशन, हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड, ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस, लीडिंग इंडिकेटर्स मेथड। अब यहाँ पे कुछ 7 मेथड है क्वालिटेटिव के अंदर, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, देख रहे हैं जस्ट कि क्या क्या मेथड्स होते हैं। 6 मेथड्स होते हैं, टेस्ट मार्केटिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, मूविंग एवरेज मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस एंड इकोनोमेट्रिक मेथड। इकोनोमेट्रिक मेथड बोल लो या मॉडल्स बोल लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वालिटेटिव मेथड का पहला क्या था, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इस मेथड के अंदर क्या होने वाला है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। Many type of consultancy agencies have entered into the field of sales। अब बहुत सारी ऐसे कंसल्टेंसी एजेंसीज है ना, सेल्स की फील्ड में आ गई हैं। द कंसल्टेंसी एजेंसी हैज स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स इन रिस्पेक्टिव फील्ड। अब जो ये कंसल्टेंसी एजेंसी है, इसमें एक्सपर्ट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। ये अभी आप समझोगे नहीं, आपको लगेगा मैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, जब लास्ट में बताऊंगा ना सारा जोड़ के, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दिस इंक्लूड्स डीलर, ट्रेड एसोसिएशन एक्सेट्रा। अब समझे आप कि कुछ कंसल्टेंसी एजेंसीज होती हैं जिससे क्या बोलती है कि कंपनी हमें डायरेक्टली कोई एक डेटा दे दो कि फ्यूचर में क्या क्या डेटा आने वाला है, तो वो एक रेडीमेड डेटा उनको प्रोवाइड कर देती है कि हाँ भाई ये डेटा आएगा, इससे आप अपने सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आप चीज़ बनाते हो उस मार्केट में कैसे क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें। दे मे कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड पोजेस रेडीमेड स्टैटिस्टिकल डेटा। समझ रहे हो, तो ये मार्केट रिसर्च करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इनके पास रेडीमेड डेटा होता है पहले से।
फर्म में मेक यूज ऑफ ओपिनियंस ऑफ सच एक्सपर्ट्स। तो जो कंपनीज होती हैं, इनके जो मार्केटिंग रिसर्च होता है ना, उनको यूज करके अपनी सेल्स को किस हद तक, मतलब कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकती है। ऑलराइट, they provide best information based on future demands and sales. They usually charge nominal fee for this job. अभी इन कंसल्टेंसी एजेंसीज के पास जब कंपनी जाती है ना, तो ये बोलते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास डेटा पड़ा है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में कितनी किस चीज़ की डिमांड है, किस किस चीज़ की सेल्स है। तो वो कंपनी क्या करती है, उससे डेटा ले लेती है और उसके लिए उसको थोड़ी सी फी पे करनी पड़ जाती है। वो ज़रूरी है भाई, वो मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे फ्री में नहीं बांटेंगे चीज़ें। और फ्री में भी है मतलब डेटा तो, लेकिन उनकी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। तो इन सारी कंपनी से या कंसल्टेंसी एजेंसी से फर्म्स जो है डेटा ले लेती हैं। In India, the National Council of Applied Research and various other similar institutions are engaged in providing such expert opinion. तो इंडिया के अंदर भाई पहला इंस्टीट्यूशन हमारा ये है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। इससे हम मतलब ये रिसर्च करती रहती है, इससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। और बहुत सारी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं और जिनसे हम डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया भाई, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। इसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंसी एजेंसीज होती हैं जिनसे हम ओपिनियन लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं होता है इनका जो भी डेटा होता है, लेकिन फिर भी हमें आइडिया लग जाता है। डेल्फी मेथड, डेल्फी मेथड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, मतलब फोरकास्टिंग टेक्निक में आपको हर जगह देखने के लिए मिल ही जाएगा डेल्फी मेथड क्या होता है। क्या होता है, अब ये पढ़ लेते हैं इसका। दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड। जो पहले हमने मेथड पढ़ा उसका ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन बोल सकते हो इसे। In this method, a group of experts and a Delphi coordinator will be selected. अब इस मेथड के अंदर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट को सेलेक्ट कर लिया जाता है कि पहले से मतलब कुछ एक्सपर्ट्स हैं कंपनी की नज़र में, उनको बुला लिया जाता है और एक डेल्फी कोऑर्डिनेटर होता है जो उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो करता है, जो भी चीज़ उनको आंसर वगैरह करेंगे। The expert gave their written opinion या forecast individually to the coordinator. तो वो एक्सपर्ट क्या करते हैं, रिटर्न में देते हैं अपना ओपिनियन कि हाँ भाई, इस मार्केट के अंदर इतनी डिमांड आएगी, ये मार्केट ऐसा चल रहा है, हमारा अपना फोकास्ट देते हैं। मतलब बेसिकली किसको देते हैं, कोऑर्डिनेटर को। द कोऑर्डिनेटर प्रोसेसेस, कंप्लाइज एंड रेफर्स देम बैक टू द पैनल मेंबर्स फॉर रिवीजन इफ एनी। तो कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है, बेसिकली जो भी डेटा मिला है, जो भी रिटर्न ओपिनियन मिला है, उसको प्रोसेस करना, उसको कंप्लाई करना, उसको रेफर करना आगे पैनल मेंबर्स को, अगर किसी रिवीजन की रिक्वायरमेंट हो तो। मतलब बेसिकली जो कोऑर्डिनेटर है वो सारी चीज़ें कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो डेल्फी मेंबर्स जो हैं, जो भी एक्सपर्ट जो हमने बुला रखे थे, उनसे रिटर्न में ओपिनियन ले लिया, और कोऑर्डिनेटर का जो काम है वो प्रोसेस वगैरह करना है उस ओपिनियन को, और देखना है कि अगर इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो पैनल मेंबर को आके फॉरवर्ड कर देना है उस चीज़ को। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर अ सेवरल राउंड। ठीक है, ये कुछ राउंड तक प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है, जब तक मतलब हमें कुछ सटीक सा डेटा नहीं मिल जाता कि हाँ यार, इस मार्केट के लिए सारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय लगभग सिमिलर है, या मतलब कुछ समझ रहे हो, रिलेटेबल डेटा नहीं मिल जाता तब तक इसको कंटिन्यू किया जाता। और क्या बताया गया इसके बारे में, जनरली दिस प्रोसेस विल स्टॉप व्हेन अ कंसेंसस हैज बीन ऑब्टेन्ड और व्हेन एक्सप्लेनेशंस फॉर डिफरेंट ओपिनियन हैव बीन गिवन। तो इस प्रोसेस को तब स्टॉप कर दिया जाता है जब हमें कुछ एक पर्टिकुलर डेटा मिल जाता है कि हाँ भाई, इस डेटा से हम अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये जो डिफरेंट ओपिनियन है ना, उनके एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं कि किस बेसिस पे उनने वो ओपिनियन दिए हैं, तो हमें रीज़न पता चल जाएगा कि क्या सोच के वो लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो वहाँ पे ये प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। Now the coordinator will carry out statistical analysis of the responses, deriving average answers, variability, prediction, interval, etc. Only the coordinator will know all the members of the team and only he or she will have access to all the responses. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण काम है। यहाँ पे वो पहले क्या कर रहा है कि सारे भाई डेटा को कलेक्ट कर रहा है, जो भी ओपिनियन उन्होंने दिया उनको कलेक्ट कर रहा है, और एक्सपर्ट आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, वो बस अपना रिटर्न ओपिनियन दे रहे हैं, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं चल रहा है ओपिनियन देते टाइम, वो बस इंडिविजुअली अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो मेन काम होता है वो कोऑर्डिनेटर का होता है, जो मतलब जिसके पास सारा एक्सेस होता है, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो सारे वो एक्सेस कर सकता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया भाई डेल्फी मेथड, जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट बुला लिए जाते हैं, कोऑर्डिनेटर होता है, डेल्फी कोऑर्डिनेटर बोलते हैं जिसे, उसका मेन काम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पे, सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। अब यहाँ पे सेल्स फोर्स आ रही है, यहाँ पे सेल्स फोर्स का मतलब जो बंदे जिनसे हम सेलिंग करा रहे हैं। क्या लिखा है इसके अंदर, पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन आस्क्स इट्स सेल्स पर्सनल टू कम अप विद देयर फोरकास्ट।
अब यहाँ पे जो सेल्स पर्सोनल है ना, जो जगह जगह जा जाके सेलिंग कर रहे हैं, उनसे कंपनी पूछती है कि हाँ भाई तुम्हें क्या लगता है कि कैसा होगा फ्यूचर का फोकास्ट। It assumed that such person who are in direct contact with the consumers या customers and other members of distribution channel will be better informed about the trends in demand for the product. अब ऐसा बोला जाता है या ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन है ना, या जो सेल्स फोर्स है हमारी, जो पर्सोनल है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट है कंज्यूमर्स के साथ। अब कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में और कैसा फ्यूचर का ट्रेंड हो सकता है। तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली सेल्स फोर्स से पूछ लेती है कि हाँ भाई तुम्हें क्या लगता है, अपना ओपिनियन दीजिए। द इंडिविजुअल फोकास्ट आर देन कंबाइंड टू गेट एन ओवरऑल डिमांड फोकास्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब हर एक सेल्स फोर्स से हर एक सेल्स पर्सन से अब उसका उसका ओपिनियन ले लिया गया, तो उसको बाद में कंबाइन किया जाता है ताकि एक डिमांड फोकास्ट या एक कंक्लूजन पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहुंच सके। सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशंस। अभी यहाँ पे एक सर्वे हो रहा है, एक रिसर्च हो रही है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। इसके अंदर क्या लिखा गया है, द प्रोसीजर्स दैट फॉल विद इन दिस मेथड आर सर्वे ऑफ बाइंग इंटेंशंस एंड मार्केट टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी प्रोसीजर आते हैं वो सर्वे आते हैं बायर इंटेंशन के, जो बायर क्या सोचता है या मार्केट कैसा चल रहा है उस चीज का सर्वे कर रहे हैं हम यहाँ पे। द सर्वे ऑफ बाइंग इंटेंशंस इन्वॉल्व selection of a sample of potential buyers and then getting information from them on their likely purchase of the product in the future. This information is then used to get the total demand forecast. अब इस चीज़ को तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे समझ गए होगे आप कि कंपनी क्या करती है, बाइंग इंटेंशंस जानने के लिए एक पोटेंशियल बायर्स के सैंपल को उठाती है। दैट मीन्स कि उसको पता है कि मार्केट में ये जो लोग हैं ये हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। अब उनमें से 10 लोगों को उठा लिया, ठीक है, उठा लिया एज एन बुला लिया, उठाएंगे नहीं ऐसे, ठीक है। तो उनमें से 10 लोगों को बुला लिया और उसके बाद उनसे पूछा गया कि हाँ भाई फ्यूचर में तुम क्या और अच्छा खरीदना चाहोगे, या अगर ये हम प्रोडक्ट बनाए तो क्या तुम ये प्रोडक्ट खरीदोगे, ये सारी चीज़ें। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे है ना, उनके जो भी सर्वे करेंगे, उनका जो भी डेटा कलेक्ट होगा, उसके बेसिस पे टोटल डिमांड फोरकास्ट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोरिकल एनोलॉजी मेथड। अब इससे भी पता चल गया कि पास्ट की कुछ चीज़ों को मिला के ही हम अपनी डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं। This is used for forecasting the demand for a product or service for which there is no past data या demand data। अब इसका मतलब ये है कि ये उन प्रोडक्ट और सर्विस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिनका कोई पास्ट में डिमांड डेटा है ही नहीं, उनका कोई पास्ट ही नहीं है, वो अभी अभी नए नए लॉन्च हुए हैं। समटाइम्स द प्रोडक्ट मे बी न्यू बट द ऑर्गेनाइजेशन माइट हैव मार्केटेड अदर प्रोडक्ट्स अर्लियर विद फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नया आया है, लेकिन क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन पहले एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर चुकी है या पहले उसने कोई एक प्रोडक्ट ऐसा बना रखा है जिसके जो फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट से मैच करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे किसान ने चिली सॉस बनाई, चिली सॉस तो भाई मार्केट में नहीं थी, उन्होंने पहले बायर्स ने देखी नहीं किसान की तरफ से चिली सॉस, लेकिन किसान ने पहले एक सॉस बना रखी है, ये केचप बना रखा है जो कि चिली सॉस से ही मैच करता है, बस उसमें चिली का ही इंग्रेडिएंट तो ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे वो उसकी डिमांड फोरकास्ट कर सकता है किसी ना किसी हद तक। ये एक सिमिलर सा एग्जांपल था, बस एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं था। तो इसका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि जिस एक आइटम का पहले का कोई डेटा नहीं है या नया आइटम आया है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसके सिमिलर आइटम से उसका जो मार्केट है फोरकास्ट करने की कोशिश करती है कि इसके सिमिलर आइटम का मार्केट इतना है तो इसका मार्केट इतना हो सकता है। और क्या क्या लिखा गया है इसके अंदर, सो द मार्केटिंग पर्सोनल में यूज द हिस्टोरिकल एनालॉजी बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स and derive the demand for the new product using the historical data for the earlier product। ठीक है, तो अभी मार्केटिंग पर्सोनल आ जाते हैं पिक्चर के अंदर। ये क्या करते हैं कि वो दो प्रोडक्ट जो है ना, जो नया प्रोडक्ट है और जो पहले से प्रोडक्ट है सिमिलर फीचर्स के साथ जिसका पास्ट है हमारे पास, तो उनकी हिस्टोरिकल एनालॉजी करती है। इसका मतलब जो पहले वाला है उसका हिस्टोरिकल डेटा निकालेगी और उसकी बेसिस पे नए प्रोडक्ट की डिमांड को फोकस करने की कोशिश करेगी। ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। अब इसका मतलब भी थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होंगे कि एक ज्यूरी बुलाई जाती है, ऐसा कुछ करके पढ़ लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर कंसल्टेड व्हाइल estimating the possible future sale of a product or a group of similar products, after which an average of all these estimate is calculated। अभी भाई ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे कुछ बंदे होंगे, उनके पास सारा डेटा है, उनको सारे मार्केट की नॉलेज है, तभी वो टॉप लेवल पे पहुंचे। उनसे पूछा जाता है, उनसे कंसल्ट किया जाता है
कि क्या पॉसिबल फ्यूचर डिमांड हो सकती है या क्या पॉसिबल फ्यूचर सेल हो सकती है किसी एक प्रोडक्ट की या एक सिमिलर प्रोडक्ट के ग्रुप की। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, तो उसके बाद एस्टिमेट कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज एस्टिमेट बोल सकते हो, उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से कंसल्ट करके। दिस इज इन फैक्ट अ पूल्ड जजमेंट ऑफ सेल्स फॉर अ डिफाइनाइट टाइम पीरियड इन फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है कि ये एग्जैक्ट जजमेंट नहीं होती है, एक पूल जजमेंट है भाई। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछ लिया किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, जैसे जितना हमें पता है उसके हिसाब से इतना हो जाना चाहिए सेल। लास्ट है यहाँ पे लीडिंग इंडिकेटर्स मेथड। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर है जिनके बेसिस पे हम किसी भी एक प्रोडक्ट के डिमांड या सेल को फोकास्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया है इसके अंदर? द मेथड सजेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ की फैक्टर्स दैट आर कॉल्ड इंडिकेटर्स दैट इन्फ्लुएंस सेल्स। ठीक है, इसमें की फैक्टर्स को देखा जाता है कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे किसी भी एक प्रोडक्ट की डिमांड को मतलब इफेक्ट होती है, बेसिकली ये कह सकते हो। The trend or time series of leading indicators are studied to see their impacts on sale। तो इनका ट्रेंड देखा जाता है और टाइम सीरीज देखी जाती है, कब कब आ रहे हैं लीडिंग इंडिकेटर्स जो है, कुछ फैक्टर्स हैं कब कब आ रहे हैं। ठीक है, और क्या इनका इम्पैक्ट हो रहा है सेल पे, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। इनफैक्ट दीज सीरीज आर कंबाइंड टू सी देयर जॉइंट इम्पैक्ट ऑन सेल्स। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि कोई फैक्टर है उसको एक एक करके ही हम देखेंगे क्या सेल्स पे, उनका कंबाइंड इफेक्ट भी हो सकता है कि यहाँ पे 5-6 फैक्टर्स थे, उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या हो रहा है किसी एक सेल पे। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिमांड, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये कुछ लीडिंग फैक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे जीडीपी है किसी भी देश की, जीडीपी अगर मतलब अच्छी होगी तो भी आपके प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगी, वो गंदी होगी तभी भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो कि जीडीपी बढ़ रही है तो इफेक्ट हो सकता है आपका प्रोडक्ट, घट रही है तो इफेक्ट हो सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बेसिस पे आप देख सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेसिस पे देख सकते हो कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, डिमांड कैसे है, मतलब मार्केट में किसी चीज़ की किसी पर्टिकुलर आइटम की डिमांड है कि नहीं है तभी वो आइटम बनाओ। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है कि आपको प्राइसेस क्या रखने हैं, है ना, मार्केट में लाना है तो किस लेवल पे लाना है उस आइटम को, ये सारी चीज़ें हैं। कैन बी लीडिंग इंडिकेटर्स टू इन्फ्लुएंस सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन। तो ये सारे कुछ एक लीडिंग इंडिकेटर्स हो सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की सेल को इन्फ्लुएंस करने के लिए या प्रोडक्ट लाइन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। स्टडी ऑफ एन इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्वॉल्व एग्जामिनिंग देयर स्टैटिस्टिकल और ट्रेंड ऑफ इट। बिल्कुल सही बात है कि मतलब इकोनॉमिकल ट्रेंड ही तो है ये सारे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसर्स बोल सकते हैं इन्हें, तो ये सारे होते हैं। इनके लिए क्या करना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स देखनी चाहिए कि पहले कैसे थे अब कैसे हैं। ये डिस्पोजेबल इनकम में भी देख सकते हो आप उसके स्टैटिस्टिक्स, या इनका ट्रेंड देख सकते हो। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली जज कर सकते हो अपनी सेल्स को कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के लिए कितनी सेल्स आने वाली है। आई होप मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागाऊंगा, अभी हो गए हैं मतलब 15-16 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं अभी, तो अभी सोच लो क्वांटिटेटिव बनाता तो बहुत लंबा हो जाता है। फाइनली यही है इस वीडियो में, और यही कुछ 7 क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी क्वांटिटेटिव पे कि क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या क्या होते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी डाउट या सिली से सिली डाउट भी हो सकता है किसी का, तो कुछ भी लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर नए आए हो चैनल पे तो, और पुराने हो तो थैंक यू सो मच यार सब्सक्राइबर बनने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।